तो यो बड़ी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया हूँ एक नई सीरीज के साथ। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया सीरीज पसंद आएगा। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक व्हाइट कलर के सोल्जर को देखते हैं और हम उसके आगे हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि कहता है आखिर मैं यहाँ पे सिर्फ एक लौता मॉडल, वो भी ह्यूमन बॉडी के साथ, और ये सामने वाली चीज सिर्फ यहाँ पे क्या कर रही है। फिर हम देखते हुए एक लंबी सी सांस लेके छोड़ता है और वो कहता है तो देखने से ऐसा लग रहा है कि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि इस बड़े से चीज को टुकड़ों में तोड़ने के। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जैसे उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है। हम देखते हैं वो जो चीज होती है वो बहुत ही ज्यादा टुकड़ों में बिखर जाती है और उसकी जो एनर्जी होती है वो आसपास बिखर जाती है। फिर हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उस एनर्जी कोर को अपने हाथ में लेता है और वो कहता है कि ये जरूर से उसकी बॉडी का एक पार्ट होगा। फिर हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो इस स्पिरिट कोर को अपने मुट्ठी में बंद करके उसको एब्जॉर्ब करने लगता है और जैसे वो पूरी तरह से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है हम देखते हुए एक स्माइल करते हुए कहता है इसको एब्जॉर्ब करने के बाद तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाता है और उससे कहता है तो यहाँ पे भी कोई है जो कि मेरे क्लाउड सोल्जर को हरा सकता है क्या? यहाँ पे तुम्हें वो गुआंग ने भेजा है। और उस पर्सन की ये बातें सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो थोड़ा से घबराते हुए कहता है सर आपको कोई गलत फहमी हो गया है, मैं वो नहीं हूँ जो कि आप समझ रहे हो। मैं हाल ही में यहाँ पे आया हूँ और मुझे तो यहाँ के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। और हमारे मेन कैरेक्टर की ये सभी बातें सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या बेवकूफी वाली बातें तुम कह रहे हो। गॉड्स अवेंडेड वैली अभी तक ओपन नहीं हुआ है और अगर तुम वुगवान को नहीं जानते हो तो आखिरकार तुम यहाँ पे आए कैसे। फिर हमें बताते हैं कि ये जो बंदा है वो एंसेस्टर चेन्हाई है जो कि गॉड्स अवेंडेड वैली में सील हो गया है। फिर हम देखते हैं जो एंसेस्टर चेन्हाई होते हैं वो जल्दी से अपने अटैक को रेडी करने लगते हैं और वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि जल्दी से मुझे डिटेल में एक्सप्लेनेशन दो और अपनी इनोसेंस को प्रूव करो। और हम देखते हैं उन्होंने फिर से अपना क्लाउड सोल्जर बना लिया होता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि जल्दी से मुझे अपना नाम बताओ और ये भी बताओ कि आखिरकार तुम कौन से सेक्टर से हो। और ये सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो परेशान हो जाता है और वो अपने मन में सोचते हुए कहता है अगर मैं सभी चीजें एक्सप्लेन भी करता हूँ फिर भी इनको मेरे ऊपर भरोसा नहीं होगा। हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपना कहानी सुनाना स्टार्ट करता है और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि बहुत सारे फोन्स में एक ही साथ में गेम खेल रहा होता है। और फिर वो कहता है कि मेरा नाम फैंगसिया है और मैं बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मोबाइल गेम रोज को खेल रहा हूँ। मुझे गेम के अंदर सभी लोग गेमिंग एम्परर बुलाते हैं और मेरे हजारों से भी ज्यादा फैन फॉलोइंग है जिसकी वजह से मुझे एक हाई इनकम जनरेट होती है। मेरा करियर दिन पे दिन बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होते ही जा रहा था जिसकी वजह से मैं गेमिंग के बीच में बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो गया और फिर मैं अचानक से इस दुनिया में आ गिरा और इस दुनिया का शुक्रिया जिसने मुझे सूझ दे दिया। फिर वहाँ पे कुछ चीजें थी जिन्हें मुझे देख के बिल्कुल भी खुशी नहीं हुआ और उन सभी ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया जिसकी वजह से मैं वहाँ से बहुत ही ज्यादा तेजी से भागने लगा। मेरा जो बॉडी स्ट्रेंथ था वो एक्स था, मेरा जो एनर्जी था वो बिल्कुल ही जीरो था, लेकिन फिर भी मैंने अपने भागने का रिकॉर्ड तोड़ दिया और मैंने 12 सेकंड में ही 50 मीटर भाग गया। लेकिन फिर भी मैं इन मॉन्स्टर से बच के निकलने में फेल हो गया और मैं 18 साल की उम्र में ही मर गया। लेकिन मैं एक मेन कैरेक्टर हूँ जिसकी वजह से आखिरकार मैं कैसे इन स्पाइडर्स के हाथों मर सकता हूँ। मैं उठ के उन सभी स्पाइडर्स को चपेटे ही चपेटे मार के मारने लगा और फिर हम देखते हैं जैसे वो सभी के सभी स्पाइडर्स मर जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग किस्म के एनर्जी बर्ड्स अपीयर हो जाते हैं जिसे देखने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है ये वर्ल्ड तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। सभी स्पाइडर्स को मारने के बाद उन्होंने तो अपना एट्रीब्यूट्स ड्रॉप कर दिया है। ये सभी के सभी एट्रीब्यूट्स अलग अलग लाइट में है और सभी के इफेक्ट्स भी अलग अलग है। फिर हम देखते हुए एक पिंक कलर के एट्रीब्यूट को अपने हाथ में लेता है और उसे देखते हुए कहता है कि ये तो टॉक्सिक लाइट है जो कि पॉइजन को रिमूव करता है। फिर हम देखते हैं कि वो एक ब्लू कलर के लाइट को एब्जॉर्ब करता है और वो कहता है कि जो ब्लू कलर का एनर्जी लाइट है वो हमें स्ट्रेंथ देती है। फिर हम देखते हैं वो अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच ग्राउंड के ऊपर मारता है जिसकी वजह से जितने भी स्पाइडर्स होते हैं वो दूर हट जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो वहाँ से बहुत ही ज्यादा तेजी से भागने लगता है और वो हमें भागते भागते हुए बताता है कि जो स्विफ्ट लाइट है वो मुझे अलाउ करेगा मेरे 50 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ने में। फिर हम देखते हुए जैसे ही थोड़ा दूर निकल जाता है उन स्पाइडर से तो वो बहुत ही ज्यादा हंसते हुए उन स्पाइडर से कहता है कि तुम बेवकूफ स्पाइडर्स, अब तुम में दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। लेकिन तभी वहाँ उसके चारों ओर फॉग ही फॉग होने लगता है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि आखिर अचानक से ये फॉग ही फॉग क्यों होने लगा है। और फिर हम देखते हैं कि वही बंदा जो कि एंसेस्टर चेन्हाई था वो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है तुम छोटे कीड़े कहीं के, तुमने एंसेस्टर्स ग्रैंड इवेंट को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहता है मैंने तो सिर्फ कुछ
स्पाइडर्स को ही मारा है, तो आखिरकार मैंने आपकी इवेंट को कैसे बर्बाद कर दिया। और मैं आप सही लोगों को बता दूं कि जो हमारे मेन कैरेक्टर है उसका नाम फैंग सिया है, लेकिन मैं उसको फैंग ही बुलाऊंगा। फिर हम देखते हैं जो एंसेस्टर चेनाई होते हैं वो हमारे फैंग से कहते हैं कि तुम्हें पता भी नहीं होगा कि वो स्पाइडर्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। फिर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हमारे फैंग को चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैंने इन 3000 सालों में आज तक कभी मीट को नहीं देखा है और मैं उन स्पाइडर्स को पका के खाने वाला था। पूरे 50 साल लगे थे मुझे उन ब्लैक जेड स्पाइडर्स को ढूंढने में। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो हमारा फैंग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो फिर हम सभी लोगों को बताते हुए कहता है, इस ड्रीमलैंड में आने के बाद ही मेरा इस पर्सन के साथ इनकाउंटर हो गया और इन्होंने मेरे ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया बिना कोई प्रॉपर रीजन के। और फिर हम देखते जो फैंग होता है वो उसके अटैक से बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बचता है और फिर वो हाँफते हुए अपने मन में कहता है, ये अटैक खाने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो अटैक है वो पहले वाले अटैक से बहुत ही ज्यादा कमजोर है। शायद ये इसीलिए है क्योंकि वो जो पहले वाला सोल्जर था मैंने उसकी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया था। अभी के लिए मैं इसी लॉजिक को फॉलो करता हूँ। फिर हम देखते जो एंसेस्टर चेनाई होते हैं वो फिर से अपने दोनों सोल्जर को हमारे फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देते हैं। और ये देखने के बाद जो फैंग होता है वो उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और वो अपने मन में कहता है कि मैं इस बार इन दोनों के ऊपर एक साथ अटैक करके देखूंगा। फिर हम देखते जो फैंग होता है वो अपने हाथ में बहुत ही ज्यादा पावर को इकट्ठा करने लगता है और फिर वो उन दोनों के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मेरा नाम फैंग सिया है और मैं किसी भी सेक्टर से नहीं आया हूँ। और हम देखते हैं फैंग के पंच का पावर इतना ज्यादा होता है कि वो दोनों के दोनों सोल्जर एकदम से पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। और ये देखने के बाद जो एंसेस्टर चेनाई होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। फिर हम देखते जो फैंग होता है वो एक स्माइल करते हुए एंसेस्टर चेनाई से कहते हैं कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये लेसन के लिए। और फिर वो अपने मन में चैन की सांस लेते हुए कहता है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं जीत गया, मैं तो बहुत ही ज्यादा नर्वस था। और ये देखने के बाद जो एंसेस्टर चेनाई होते हैं वो एक स्माइल करते हैं और खुश होते हुए अपने मन में कहते हैं कि नॉट बैड नॉट बैड, इसके पास तो सुपर नेचुरल पावर और मेंटल स्ट्रेंथ भी है। फिर हम देखते हैं एंसेस्टर चेनाई एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक से लुक देते हुए कहते हैं कि अगर मैं इसका लाइफ ले लेता हूँ फिर मैं यहाँ से आसानी से निकल पाऊंगा, उसके बाद में वो गुआन से अपना बदला ले पाऊंगा। लेकिन वो जैसे फैंग की तरफ देखती है तो हम देखते जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा हरकतें कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो एंसेस्टर चेनाई होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा शक्ल बना लेते हैं और वो कहते हैं, इस बच्चे की तरफ देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जो बच्चा है ये तो बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है। लेकिन हमें पता चलता है कि जो फैंग होता है वो तो बस अपने एट्रीब्यूट्स को कलेक्ट कर रहा होता है जो कि उसके अलावा और कोई नहीं देख सकता। फिर हम देखते जो एंसेस्टर चेनाई होते हैं वो फैंग के बहुत ही ज्यादा पास चले जाते हैं और फैंग से कहते हैं, मैंने देखा कि तुम्हारे पास सुपर नेचुरल पावर और स्ट्रॉन्ग मेंटल स्ट्रेंथ है, तो क्या तुम मेरे सक्सेसर बनना चाहोगे? और फैंग जैसे ही एंसेस्टर चेनाई की ये बातें सुनता है तो वो तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो जाते हैं। वो इतने ज्यादा खुश हो जाता है कि वो अपने मन में कहता है, आखिरकार वो घड़ी आ ही गया, आखिरकार टेस्ट को पास करने के बाद वो घड़ी आ ही गया जब एक इमोर्टल मुझे टीच करेंगे। अगर ध्यान से सोचा जाए तो मैं इस पूरी दुनिया को डोमिनेट कर सकता हूँ अगर मैं इनसे सीखूं तो। और जो एंसेस्टर चेनाई होते हैं वो फैंग से कहते हैं कि इस टेक्निक का नाम है फ्लोटिंग ड्रीम ऑफ 3 लाइफ्स। एक बार अगर तुम इसे सीख लेते हो तो तुम्हारी जो सोल है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, तुम यहाँ तक क्रिएट कर सकते हो और ड्रीम के अंदर इंटर करके रिबोर्न भी हो सकते हो। और फैंग जैसे ये सभी चीजें एंसेस्टर चेनाई से सुनते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि हाँ मैं सीखना चाहता हूँ, हाँ मैं सीखना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा उतावला हो रहा होता है उस टेक्निक को सीखने के लिए और हम ये साफ साफ उसके आंखों में जो चमक पैदा हो रही होती है उसे देख पाते हैं। वो कहता है कि सर प्लीज अब मुझे ये टेक्निक सिखा दीजिए। और ये सुनने के बाद जो एंसेस्टर चेनाई होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें फ्लोटिंग ड्रीम ऑफ 3 लाइफ सिखा दूंगा। और हम फिर देखते हैं जो एंसेस्टर चेनाई होते हैं वो अपने मन में कहता है कि इस बच्चे को बेवकूफ बनाना तो सच में बहुत ही ज्यादा आसान है। फिर हम देखते हैं जो एंसेस्टर चेनाई होते हैं वो फैंग के सर के ऊपर अपने 2 उंगलियों को रखते हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं वहां से बहुत ही ज्यादा लाइट निकलने लगती है। और ये देखने के बाद जो फैंग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं जो एंसेस्टर चेनाई होते हैं वो कहते हैं, अभी मैं तुम्हें एक ड्रीम के अंदर भेज रहा हूँ, जैसे ही तुम वो टेक्निक को सीख लोगे तो तभी तुम जाग जाओगे। फिर हम देखते हैं जैसे पूरी की पूरी एनर्जी फैंग के सिर के अंदर चला जाता है तो हम देखते हैं उसके सिर के ऊपर एक लोटस का साइन बना हुआ आ जाता है। और हम देखते हैं जो फैंग होता है वो वहीं पे सो जाता है। फिर हम एंसेस्टर चेनाई को देखते हैं जो कि फैंग को देखते हुए एक बहुत ही ज्यादा इविल से स्माइल करते हुए हंस रहे होते हैं। फिर हम फैंग को देखते हैं जो कि एक अलग ही जगह पे होता है। हम देखते हैं वो जैसे अपनी आंखें खोलता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि आखिर ये कौन सी जगह है, क्या ये मेरा ड्रीम है? फिर वो जब अपने आसपास देखते हैं तो वो देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि हम देखते हैं उसके आसपास बहुत ही ज्यादा एक कार्ड्स की तरह कुछ चीजें घूम रही होती है। फिर हमें बताते हैं कि ये 12 स्क्रोल्स फ्रेगमेंट है फ्लोटिंग ड्रीम ऑफ 3 लाइफ्स के हैं। फिर हम देखते हैं जो फैंग होते हैं वो सभी चीजें देखने के बाद वो अपने मन में कहता है कि क्या ये सभी चीजें एट्रीब्यूट्स लाइट की तरह है। और हम फिर देखते हैं वो एक कार्ड की तरफ अपना हाथ को बढ़ा देता है और हम फिर देखते हैं वो जैसे उस कार्ड को टच करता है हम देखते हैं वो येलो कलर में एकदम से ग्लो करने लगता है, जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। एंसेस्टर चेनाई को
देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एक इविल से स्माइल करते हुए कहते हैं, मैंने 12 फ्लोर्स को फ्लोटिंग ड्रीम ऑफ 3 लाइफ्स में छोड़ दिया है, जिसकी वजह से इसकी जो सोल है वो वहीं पे ट्रैप हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं आसानी से इसकी लाइफ को ले पाऊंगा। तभी हम फैंग को देखते हैं जो कि एक लंबी सी सांस छोड़ता है, जिसकी वजह से जो एंसेस्टर चेनाई होते हैं वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा पसीने पसीने हो जाते हैं और हम देखते हैं वो अपने मन में कहते हैं, आखिर ये हो क्या रहा है, आखिरकार ये जाग कैसे गया। फिर हम फैंग को देखते हैं जो कि अपने आंखें को खोलता है और वो कहता है कि सर मैंने इस टेक्निक को सीख लिया है। और ये सुनने के बाद जो एंसेस्टर चेनाई होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो फैंग से कहते हैं कि क्या कहा, क्या तुमने वो सीख लिया। फिर जो फैंग होता है वो कहता है कि जो फ्लोटिंग ड्रीम ऑफ 3 लाइफ्स है उसके 12 लेवल्स है। हर एक लेवल में हमें एक स्ट्रॉन्ग पावर को एक्वायर करना होता है और जैसे हम 12 पावर्स को कंबाइन कर लेते हैं तो जो गॉड बनने का पाथ है वो अनलॉक हो जाता है। और फैंग की ये सभी चीजें सुनने के बाद जो एंसेस्टर चेनाई होते हैं वो एक सीरियस लुक देते हैं और वो अपने मन में कहते हैं कि बेवकूफ कहीं कि मैंने जो फ्लोटिंग ड्रीम ऑफ 3 लाइफ्स बनाया था उसके तो सिर्फ 9 ही लेवल थे। ये बेवकूफ जरूर से डर की वजह से ये छुपा रहा है कि ये सीख नहीं पाया और मेरे से झूठ बोल रहा है। फिर हम देखते हैं जो एंसेस्टर चेनाई होते हैं वो फैंग से कहते हैं कि बच्चे तुमने कहा कि तुमने वो टेक्निक को सीख लिया है, तो क्या तुम इस एंसेस्टर को अपने पर्पल रेसिडेंस को दिखा सकते हो ताकि मैं तुम्हें टेस्ट कर सकूं। और मैं आप सही लोगों को बता दूं कि ये जो पर्पल रेसिडेंस है वो हर एक के माइंड के बीच में होता है। ये एक स्पेस होता है जहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो एक स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है सीनियर, आप ये कर सकते हो। फिर हम देखते हैं जो एंसेस्टर चेनाई होते हैं वो फैंग के सिर के ऊपर हाथ लगाते हैं और फैंग से कहते हैं कि ठीक है बच्चे, अब तुम अपनी आंखों को बंद कर लो। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो बिल्कुल वैसा ही करता है और वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद जब अपनी आंखों को खोलता है तो हम देखते हैं आसमान के ऊपर बहुत सारे पर्पल कलर के क्यूब्स होते हैं, जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, अरे बाप ले, तो ये है पर्पल रेसिडेंस। फिर वो कहता है कि एंसेस्टर चेनाई, तो मुझे बताइए कि आप मुझे कैसे टेस्ट करने वाले हो। और हम एंसेस्टर चेनाई को देखते हैं जो कि फैंग की पर्पल रेसिडेंस को देखने के बाद वो खुद ही सदमे में होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, इतना बड़ा पर्पल रेसिडेंस, ये तो एक रेयर एनकाउंटर है। आखिरकार एक ऑर्डिनरी पर्सन के पास इतना सारा स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे हो सकता है। तो क्या ये सच कह रहा था, क्या सच में इसने वो टेक्निक को सीख लिया है। फिर हम देखते हैं जो एंसेस्टर चेनाई होते हैं वो फैंग से कहते हैं कि बच्चे, जो भी तुमने सीखा है वो मुझे दिखाओ और अपने बेस्ट अटैक से मेरे ऊपर अटैक करो। और ये सुनने के बाद जो फैंग होते हैं वो थोड़ा सा परेशान होते हुए एंसेस्टर चेनाई से कहता है, बट सीनियर, लेकिन मैंने अभी अभी इसे सीखा है, तो हो सकता है कि मैं इसके पावर को अच्छे से कंट्रोल ना कर सकूं क्योंकि मैंने अभी तक इसे मास्टर नहीं किया है। और ये सुनने के बाद जो एंसेस्टर चेनाई होते हैं वो जोर जोरों से हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, ये मेरी ओरिजिनल बॉडी नहीं है, मैं अभी अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में हूँ और मेरी जो अभी की पावर है वो एक 8 लेवल के डाउ स्टेज रियलम जितनी पावर है। तुम सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग हो, वो भी कुछ सुपर नेचुरल पावर के साथ, तो इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बात जैसे फैंग सुनता है हम देखते हैं वो अपने अटैक जल्दी से तैयार कर लेता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा लोटस होता है, जिसे देखने के बाद जो एंसेस्टर चेनाई होता है उसकी तो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट जाती है। हम देखते हैं उसके शकल को जिसके ऊपर 12 बज गए होते हैं। और हम फिर देखते हैं जो फैंग होता है वो एंसेस्टर चेनाई के ऊपर वो अटैक करते हुए कहता है, प्राइमेबल ब्लू लोटस। और हम देखते हैं उस अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ा सा धमाका होता है और फिर वो इतना ज्यादा पावरफुल अटैक करने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा थक जाता है और वो फिर चैन की सांस लेते हुए सामने की ओर देखता है और वो एक स्माइल करता है। फिर वो सामने की ओर देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि सीनियर, ये मेरा पहला स्किल है जो कि मैंने सीखा है। लेकिन वो जैसे सामने की ओर देखता है तो हम देखते हैं वहाँ पे एंसेस्टर चेनाई नहीं होते, जिसे देखने के बाद वो हैरान हो जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे बस धुआं ही धुआं होता है और वो चारों तरफ देखते हुए कहता है कि आखिरकार एंसेस्टर चेनाई कहाँ पे चले गए, एंसेस्टर चेनाई आखिरकार आप कहाँ पे हो। लेकिन हम देखते जो एंसेस्टर चेनाई होते हैं वो फैंग के ठीक पीछे ही होते हैं। हम देखते जो एंसेस्टर चेनाई होते हैं उसकी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो गई होती है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो कहते हैं कि अरे नहीं, मेरा जो अवतार था वो अभी अभी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है, जिसको रिकवर करने में मुझे कई साल लगने वाले हैं। मुझे फिर से एक नया अवतार बनाना होगा और जल्द से जल्द ये पता करना होगा कि आखिरकार इसकी और क्या क्या एबिलिटीज है। फिर हम देखते जो एंसेस्टर चेनाई होते हैं वो फैंग से कहते हैं कि बच्चे, मैं ठीक तुम्हारे पीछे हूँ। और ये सुनने के बाद जो फैंग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, अरे नहीं सीनियर, आप तो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो, आप जब मेरे पीछे गए तो मैं तो यहाँ तक कि आपको नोटिस भी नहीं कर पाया। फिर हम देखते हैं जो एंसेस्टर चेनाई होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं, तुमने जो अभी भी स्किल को यूज किया था वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था, तो इसलिए तुम अपने सबसे पावरफुल अटैक को यूज करो, बाकी जो होगा मैं देख लूंगा। ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो एक स्माइल करते हुए कहता है, तो ठीक है सीनियर, अब जैसा कहो, अब आप देखिएगा मेरा सबसे पावरफुल अटैक। हम देखते हैं जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हुए अपने मन में कहता है, ये सीनियर तो सच में एक काइंड हार्टेड मैन है, ये कितना सब कर रहे हैं वो भी मेरे लिए, इसीलिए मैं फेल होके इनके एक्सपेक्टेशन को खराब नहीं करूंगा। जो एंसेस्टर चेनाई होते हैं वो फैंग को ऐसे देखने के बाद कहते हैं कि आखिर ये बच्चा इतना
ज्यादा बेकार से एक्सप्रेशंस क्यों दे रहा है। फिर जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हुए कहता है कि यार ये मेरा सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है, तो इसीलिए आप इससे बच के रहिए क्योंकि अब ये आ रहा है प्राइमेबल ब्लू लोटस 3 टाइम, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे 3 बड़े बड़े ब्लू कलर के लोटस आगे होते हैं। और ये देखने के बाद जो एंसेस्टर चेन्नई होते हैं उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं उस अटैक की पावर इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब जितना पावरफुल होता है। उस अटैक की वजह से जो एंसेस्टर चेन्नई का अवतार होता है वो फिर से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हम देखते हैं फैंग को जो कि एंसेस्टर चेन्नई को ढूंढ रहा होता है, वो आगे की तरफ देखते हुए कहता है सीनियर आखिरकार आप कहाँ पे चले गए, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था आपने तो ये अटैक भी पूरी तरह से डॉज कर लिया। लेकिन तभी हम देखते हैं जो एंसेस्टर चेन्नई होते हैं वो फिर से फैंग के पीछे ही होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा तेजी से अपने हाथ फैंग की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं अब मैं ये और भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब ये एंसेस्टर तुम्हारे बॉडी को फोर्सफुली लेने जा रहा है। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही एंसेस्टर चेन्नई फैंग के सिर के पास अपने हाथ को लेके जाते हैं, उल्टा जो फैंग की बॉडी होती है वो एंसेस्टर चेन्नई की बॉडी को ही एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देखने के बाद जो एंसेस्टर चेन्नई होते हैं वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं अरे नहीं ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, इस बेवकूफ ने तो कभी कल्टीवेट किया ही नहीं है। लेकिन आखिरकार इस दुनिया में हो क्या रहा है, ये तो मेरे ही स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर रहा है और कन्वर्ट कर रहा है अपनी खुद की स्पिरिचुअल एनर्जी में। हम देखते हैं जो फैंग की बॉडी होती है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ जो एंसेस्टर चेन्नई की बॉडी होती है उसको बहुत ही ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से जो एंसेस्टर चेन्नई होते हैं वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। ये आवाज सुनने के बाद जो फैंग होता है वो पीछे की तरफ मुड़ता है और वो कहता है कि आप फिर से मेरे पीछे हो, क्यों मैंने सही कहा ना। लेकिन वो एंसेस्टर चेन्नई को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं एंसेस्टर चेन्नई को जो कि अब छोटा सा बच्चा बन गए होते हैं। जो फैंग होता है वो उनको अपने गोद में उठा लेता है और ऊपर की तरफ उठाते हुए कहता है आखिरकार आपको क्या हुआ और आप ऐसे कैसे हो गए। और ये सुनने के बाद जो एंसेस्टर चेन्नई होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने मन में कहते हैं कि ये सभी तुम्हारी गलती है। फिर हम देखते हैं वो दोनों ग्राउंड पे अब आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है कि वाह हम फिर से अब ग्राउंड पे आ गए हैं। फिर जो एंसेस्टर चेन्नई होते हैं वो अपने मन में कहते हैं मैंने अपने 3 अवतार को खो दिया है, तो इसलिए मेरा स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए जो मेरा साइज वो पूरी तरह से छोटा हो गया है। मैंने सिर्फ पर्पल रेजिडेंस को ही फोर्सफुली ओपन नहीं किया है, यहाँ तक कि जो मेरा ड्रीम लैंड था वो भी पूरी तरह से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है। फिर तभी हम देखते जो फैंग होता है वो एंसेस्टर चेन्नई से कहता है कि सीनियर क्या मैं इस टेस्ट में पास हो गया। और ये सुनने के बाद जो एंसेस्टर चेन्नई होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि हाँ हाँ तुम पास हो गए, तुम पास हो गए, तो इसीलिए अब तुम मुझे जाने दो क्योंकि तुम मर्दों के बीच में कडल ये बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है। ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो एक स्माइल करते हुए कहता है कि सीनियर आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हो, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, मुझे तो लड़कियों में इंटरेस्ट है जिसके लंबे बाल हो और 2 बड़े बड़े हो। और फैंग किस 2 बड़े बड़े चीज के बारे में बात कर रहा है ये तो आप सही लोग समझ ही गए होंगे। और ये सुनने के बाद जो एंसेस्टर चेन्नई होती है वो फैंग को जीभ दिखाते हुए कहते हैं कि तुम कितना बकबक करते हो। लेकिन हम देखते हैं वो दोनों जैसे ही आपस में बातें कर रहे होते हैं हम देखते हैं उनके पीछे कुछ कोई चीज होती है और हम देखते हैं वो चीज बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है और बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही होती है। हम फैंग को देखते हैं जो कि अपने ब्लू लोटस को शो करते हुए कहता है कि सीनियर आपको नहीं लगता कि जो मेरे मूव्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और ये देखने के बाद जो एंसेस्टर चेन्नई होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं कि बेवकूफ बच्चे कहेंगे तुम इतने ज्यादा पागल मत बनो। लेकिन तभी हम झाड़ी के बीच में एक चीज को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा होते हैं। हमें बताते हैं कि जो फैंग का क्यूआई है उसने बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग को गुस्सा दिला दिया है। और फिर हम देखते हैं वो जितनी भी ब्लैक एनर्जी होती है वो एक जगह पे इकट्ठा होने लगती है और फिर हम देखते हैं वो एक इंसान में बदल जाता है। और ये आवाज सुनने के बाद जो फैंग और एंसेस्टर चेन होते हैं वो पीछे की तरफ मुड़ते हैं और वो दोनों एक साथ कहते हैं कि आखिरकार ये साउंड कैसा था। और हम देखते हैं जो फैंग होता है वो जैसे उस चीज को देखता है तो हम देखते हैं उसके दिमाग के तो पूरी तरह से तोते उड़ जाते हैं। और फिर हम जब सामने की ओर देखते हैं तो हम एक लड़की को देखते हैं जो कि ब्लैक ड्रेस में होती है और वो एंसेस्टर चैन और फैंग को देख के कंफ्यूज हो रही होती है। हम देखते हैं जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए एंसेस्टर चैन से कहता है कि अरे वाह एक लड़की यहाँ पे सच में अपीयर हो गई। और ये देखने के बाद जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो भी सोचते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब बात है, मैं यहाँ गॉड्स एबेंडेड वैली में 3005 सालों से हूँ, मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ कि कोई मॉन्स्टर एक ह्यूमन में बदल गई है। फिर हम देखते जो फैंग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए उस लड़की के पास जाने लगते हैं और वो कहता है मेरी ड्रीम लवर सच में अपीयर हो गई है, अब मैं और भी ज्यादा सिंगल नहीं रहूंगा, मेरे पास भी कोई होगी जो मेरे से प्यार करेगी। लेकिन जैसे फैंग उस लड़की के बहुत ही ज्यादा करीब चला जाता है हम देखते वो जो लड़की होती है वो फैंग के फेस पे एक बहुत ही ज्यादा जोरों का पंच मारती है, जिसकी वजह से जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है और हम देखते हैं उसके नाक से ब्लड भी निकलने लगता है। फिर हम देखते जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से आग बबूला होने लगता है और उस लड़की के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा गर्म दिमाग की लड़की हो। वो जैसे ही ये बात कहता है कि हम देखते वो जो लड़की होती है वो फैंग के ऊपर अपने पैरों से अटैक करते हुए कहती है कि तुम्हारी ऐसा
कहने की हिम्मत किसी हुई है, अब तुम मरो। और हम देखते हैं जो फैंग होता है वो उससे बहुत ही ज्यादा बाल बाल बचता है। फिर हम देखते हैं वो उस लड़की के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस करना बहुत ही ज्यादा गलत होता है। हम देखते हैं फिर जो फैंग होता है वो भी अपने ब्लू लोटस से उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और उससे कहता है मुझे फोर्स मत करो फाइट करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं जो लड़की होती है वो ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो घबराते हुए कहती है अरे नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत हुआ, वो दोनों के दोनों तो मेरे से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। फिर हम देखते हैं वो अपने दोनों हाथों में स्किल को एक्टिव कर लेती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसके हाथों से बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े मकड़ी के जाले निकलते हैं और उन जालों को वो एंसेस्टर चैन और फैंग के ऊपर छोड़ देती है, जो कि सीधा उन्हें जाकर लगते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि ये क्या, आखिर ये स्पाइडर वेब कहाँ से आया। और ये सुनने के बाद जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो फैंग से कहते हैं कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा बात क्यों कर रहे हो, वो तो सिर्फ अकेली है। फिर हम देखते हो वो लड़की को जो कि वहां से भागते हुए कहती है कि तुम दोनों यहीं पे रुकना जब तक कि मैं स्ट्रांग नहीं बन जाती। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है, इसका प्लान क्या है और ये यहाँ से भाग क्यों रही है। और ये सुनने के बाद ये जो एंसेस्टर चैन होती है वो फैंग से कहते हैं कुछ देर पहले जो तुमने स्पाइडर्स मारे थे शायद ये उनका बदला लेना चाहती है, लेकिन इसे पता चल गया कि हम दोनों इससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसीलिए अभी यहाँ से भाग रही है और ऐसा सिर्फ मॉन्स्टर से करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं जो ग्राउंड होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से हिलने लगता है, जिसकी वजह से जो फैंग होता है वो कहता है कि सीनियर आखिर इस बार क्या हो रहा है। और ये देखने के बाद जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो कहते हैं कि अरे वाह, ये तो वो है, इसका मतलब जो गॉड्स अवेंडेड वैली है वो ओपन हो रहा है। फिर हम देखते हैं एक माउंटेन को जो कि बीच से कटने लगता है और उसमें से बहुत ही ज्यादा लाइट निकल रहा होता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक पोर्टल ओपन हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि पोर्टल में से कोई निकलता है और हम देखते हैं वो 3 लोग होते हैं, जिनमें से 2 लड़के और एक लड़की होती है। उनमें से जो पहले वाला बंदा होता है वो सामने की ओर देखते हुए कहता है तो ये है गॉड्स अवेंडेड वैली। फिर वो बंदा अचानक से चुप हो जाता है और फिर हम देखते वो अचानक से बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि ये बात हमने कर दिखाया। और ये सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे की बात है सीनियर ब्रदर। फिर हम देखते हैं उसी बंदे को जो कि आसमान की ओर देखता है और चिल्लाते हुए कहता है जो एंशियंट बुक्स थी वो गलत नहीं थी, हर 3600 सालों में जो गॉड्स अवेंडेड वैली है वो रीओपन होती है। सभी लोग ध्यान से सुन लो, अब हमारे पास मौका है 1000 एथम वैली को रिसीव करने का। फिर सीन शिफ्ट होते ही हम एंसेस्टर चैन को देखते हैं जिनका कुछ महसूस होता है और वो फैंग से कहते हैं कि कुछ लोग गॉड्स अवेंडेड वैली में इंटर हुए हैं। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है क्या वो लोग ट्रेजर हंटर्स है जो कि ट्रेजर को ढूंढते हुए आते हैं। कल्टिवेटर्स एक्चुअली यहाँ पे आते हैं और बहुत ही ज्यादा चीजों को डैमेज कर देते हैं। वो लोग आइसोलेटेड प्लेस में जाते हैं ट्रेजर्स को ढूंढने के लिए। वो लोग तो सच में बहुत ही ज्यादा बड़े वाले बेवकूफ है। हेवन एंड अर्थ के ट्रेजर्स को छोड़ो, जब यहाँ पे बात जीने की आती है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है जिसको खा के हम इंजॉय कर सकते हैं, जो कि है ब्लैक जेट स्पाइडर। ये जो एंसेस्टर है इन्होंने 3000 सालों से मीट के टुकड़े को टच तक नहीं किया है, लेकिन आज मैं फाइनली कुछ मीट को खा सकता हूँ। ये सभी बातें एंसेस्टर चैन की जैसे ही फैंग सुनता है तो वो अपना चेहरा बहुत ही ज्यादा अजीब सा कर लेता है और वो बहुत ही ज्यादा झिझकते हुए एंसेस्टर चैन से कहता है सीनियर क्या आप श्योर हो कि आप इसे खाने जा रहे हो। और ये बात जैसे एंसेस्टर चैन सुनते हैं तो वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो पहले तो फैंग को एक पीस देते हैं जो कि पका हुआ होता है, उसके बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं तुम बेवकूफ बच्चे कहीं की, ये जो चीज है ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है, इसका जो टेस्ट है वो सी लाइम क्रैब जितना ही टेस्टी होता है। एंसेस्टर चैन की ये सभी बातें सुनने के बाद जो फैंग होता है उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा अजीब सा हो जाता है और वो कहता है क्या सच में लोग ऐसी चीजों को खा के इंजॉय करते हैं। लेकिन हम देखते हैं जब वो उस चीज को खाता है तो हम देखते हैं वो चीज उसे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि वाओ इसका जो टेस्ट है वो तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। फिर एंसेस्टर चैन उसे कहते हैं कि देखा मैंने कहा था ना कि ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। फिर जो फैंग होता है वो एंसेस्टर चैन से कहता है कि सीनियर मैं सोच रहा था कि ये जो गॉड्स अवेंडेड वैली है वो बहुत ही ज्यादा डिसोलेट है, तो क्यों ना हम इस जगह को छोड़ के चले जाएं। लेकिन हम देखते हैं जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो फैंग की बातों का कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कोई उन दोनों का खाना छीनते हुए कहता है कि ये इस जगह को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता है। और हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की होती है। लेकिन इस बार जो फैंग होता है वो भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और उस लड़की के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है तुम फिर से आ गई, तुमने तो कहा था कि तुम स्ट्रांग बनने के बाद आओगी, लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा जल्दी आ गई, इतने ज्यादा जल्दी तो तुमने कुछ प्रोग्रेस भी नहीं किया
होगा। लेकिन हम एंसेस्टर चैन को देखते हैं जो कि फैंग से बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और उस लड़की के ऊपर वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फूड को छीनने की, क्या तुम्हें मरने की इच्छा हो रही है। और हम देखते हैं जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो जल्दी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं जो फैंग होता है वो उन्हें रोक लेता है और कहता है कि नहीं नहीं रुको रुको रुको। फिर एंसेस्टर चैन को रोकने के बाद वो उस लड़की से पूछते हुए कहता है आखिर तब तुम्हारा ये कहने का मतलब क्या था कि सीनियर इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। फिर वो लड़की आराम से उस स्पाइडर को खाते हुए फैंग से कहती है ये यहाँ पे सील्ड है, जब तक जिसने सील्ड किया है या फिर उससे भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर कोई इसके सील्ड को ओपन नहीं कर देता है तब तक ये इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकता है। मुझे डर है कि वो जो पर्सन होगा वो पहले ही एक गॉड बन गया होगा। और उस लड़की की ये सही बातें सुनने के बाद जो फैंग होता है वो एंसेस्टर चैन से कहता है कि सीनियर उसने कहा कि सिर्फ वही पर्सन आपको बचा सकता है जो कि एक गॉड बन गया हो, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं आखिरकार एक कैसे गॉड बन सकता हूँ। और फैंग की ये सही बातें सुनने के बाद जो एंसेस्टर चैन होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा चिढ़ते हुए कहते हैं कि बेवकूफ कहीं कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो। एंसेस्टर चैन को देखते हैं जो कि कहते हैं कि जब मैं अपने पीक में था तब मैं डिवाइन ब्रिज रिलम के थर्ड लेयर में था, लेकिन फिर भी मैं गॉड बनने के आसपास भी नहीं था। और ये सुनने के बाद जो फैंग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हुए एंसेस्टर चैन से कहता है आखिर ये डिवाइन ब्रिज रिलम क्या होता है। और ये सुनने के बाद जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं बेवकूफ बच्चे कहीं के, तुम्हें तो यहाँ तक कि ये भी नहीं पता है कि ये होता क्या है और तुम पहले ही गॉड बनने के बारे में सोच रहे हो। फिर हम देखते हैं जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो टीचर बन जाते हैं और वो कहते हैं जो कल्टीवेशन है वो 8 ग्रेट रीलम्स में डिवाइडेड है। हर एक रीलम पिछले वाले रीलम से बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और जब तुम आखिरी वाले रीलम में पहुंचने वाले होगे तो एक लाइटनिंग ट्रेवर्सनल आएगी जिसको पार करने के बाद तुम हेवनली ब्रिज रीलम में पहुंच जाओगे। उसके बाद तुम गॉड बनने के बारे में सोच सकते हो। ये सभी बातें सुनने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा अजीब से शक्ल बनाते हुए कहता है कि सीनियर आप तो डिवाइन ब्रिज रीलम पे थे, फिर तो आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गए। ये सुनने के बाद जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं इतना भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, तुम गलत हो यहाँ पे। और फिर हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए और बहुत ही ज्यादा ऊंची नाक करते हुए कहते हैं मैं तो एक्सट्रीमली पावरफुल था, पूरी दुनिया में मैं सबसे ज्यादा पावरफुल था, सिर्फ वो गुआंग ही था जो कि मुझे डिफीट कर सकता था। एंसेस्टर चैन की ये सही बातें सुनने के बाद जो लड़की होती है वो फिर कहती है तो पास्ट में वो तुम थे जो कि यहाँ पे सील्ड हो गए थे, लेकिन अब तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इस लड़की की ये सही बातें एंसेस्टर चैन के सीधा जाके दिल पे लगती है और हम देखते हैं एंसेस्टर चैन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं और वो कहते हैं इस लड़की की बातें तो बहुत ही ज्यादा रूथलेस है। और एंसेस्टर चैन को इतना ज्यादा उदास देखने के बाद जो फैंग होता है वो उनसे कहता है सीनियर आप इस लड़की के बातों का बुरा मत मानिए, आप इतना जल्दी हार नहीं मान सकते हैं, आपने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है और गॉड बनना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि किसी गेम में मैक्स लेवल पे जाना। जैसा कि मैं गेमिंग एम्परर हूँ तो मैं आपको जरूर से ही बचाऊंगा सीनियर। फैंग की ऐसी बातें सुनने के बाद जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं और उन्हें भी थोड़ा सा उम्मीद का किरण दिखने लगता है। और ये सही बातें सुनने के बाद जो लड़की होती है वो खाने के बाद कहती है कि क्या कहा टाइम मूवी फिर से आएगा, क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते, तब से तुम बस अपना मुंह ही चलाए जा रहे हो। और उसके हाथ में जो स्टिक होता है वो उन दोनों की तरफ बहुत ही ज्यादा तेजी से फेंक देती है, जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है लड़की अगर तुम फाइट ही करना चाहती हो तो अब मैं तुम्हारी क्यूटनेस की वजह से अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। और हम देखते हैं वो दोनों बहुत ही ज्यादा मुश्किल से उस स्टिक से बचते हैं। फिर हम देखते हैं उन्हीं लोगों को जिन्होंने गॉड सेवेंटेड वैली में एंटर किया था। फिर वो जो लड़की होती है वो पहले वाले बंदे से कहती है सीनियर ब्रदर अगर आप गॉड सेवेंटेड वैली के फेथ को एक्वायर कर लेते हो तो आप डेफिनेटली एलिमेंट्री रिलम में पहुंच जाओगे, क्यों मैंने सही कहा ना। और उस लड़की की ये बात सुनने के बाद जो पीछे वाला बंदा होता है वो थोड़ा सा शर्माते हुए अपने मन में कहता है कि यार ये क्या हो रहा है, जो जूनियर सिस्टर वो पहले से तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लग रही है। फिर जो पहले वाला बंदा होता है वो उस लड़की से कहता है कि जो हमारा मेन पर्पस इस ट्रिप में है वो 1000 एटम वैली की बेटर फ्यूचर के लिए है। लेकिन तभी उसके सिर पे आके वही स्टिक लगती है जिन्हें वो तीनों बहुत ही ज्यादा हैरानी से देखने लगते हैं। जो लड़का होता है वो तो बहुत ही ज्यादा हैरान ही हो जाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर ये तो एक हिडन वेपन है। और ये सुनने के बाद वो जो पहले वाला बंदा होता है वो उस स्टिक को देखते हुए कहता है कि घबराओ मत, ये तो सिर्फ एक बैम्बू स्टिक है। फिर जो फैंग होता है वो उन लोगों को देख लेता है और वो कहता है कि अरे ये क्या, ये तो वही लोग हैं जो कि बाहर से यहाँ पे आए हैं। फिर वो जो लड़की होती है वो उन लोगों के ऊपर हंसते हुए कहती है कि क्या कहा एलिमेंट्री रिलम पास करोगे और क्या कहा ये हिडन वेपन है, कुछ भी कह रहे हो। फिर हम उस पीछे वाले बंदे को देखते हैं जो कि फैंग और बाकी सभी लोगों को वहाँ पे देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहता है कि अरे ये क्या, गॉड सेवेंटेड वैली में पहले से ही लोग हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो अपना स्वॉर्ड निकाल के अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है और वो कहती है सीनियर ब्रदर जरा संभल के, वो जो वुमेन है वो एक डिमोनी से है और वो बायुन क्लैन से है। और फिर हम देखते हैं वो हमारे फैंग की वाइफ के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि तुम बोल्ड डिमोनिस कहीं की, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे
कोशिश हुई मेरे सीनियर ब्रदर को हार्म करने की, अब तुम मरो। हम देखते हो जो अटैक होते हैं वो फैंग की वाइफू को लगने ही वाला होता है, जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि सिस्टर जरा संभल के। लेकिन हम देखते हैं तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो गया होता है और वो अटैक जाके सीधा उसको लग गया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो होती है वो एक बस शैडो होती है। और ये देखने के बाद वो जो पहले वाला बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि अरे ये क्या, आखिर ये क्या हुआ। ये सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो कहती है जरा संभल के, ये बायो क्लैन का एक टेक्निक है। फिर हम देखते हैं जो फैंग की वाइफ होती है वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मेरा नाम जो यू नियांग है और मैं कोई डिमोनिस नहीं हूँ। तभी हम फैंग को देखते हैं जो कि उसको ऐसे देखने के बाद सदमे में चला गया होता है और वो कहता है कि ये तो एक स्पाइडर है जो कि मैंने थोड़ी देर पहले ही खाया था। ये सुनने के बाद जो इंसिस्टर चैन होते हैं वो फैंग से कहते हैं कि तुम इसको ऐसा समझ लो जैसे कि तुमने उसके बाद किए हुए वाटर को पिया है या फिर ऐसा ही कुछ। फिर हम वही पिंक बालों वाली लड़की को देखते हैं जो कि पहले वाले बंदे से कहती है सीनियर ब्रदर वो उन सभी एलिमेंट्री रिलम में सबसे पावरफुल एक्सपर्ट लग रही है। फिर वो पहले वाला बंदा कहता है कि फिक्र मत करो, तुम ये सभी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हारा सीनियर ब्रदर इन सभी लोगों से निपट लेगा। लेकिन हम जू को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा शांत होती है और बहुत ही ज्यादा चिल में खड़ी होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो पहले वाले बंदे को जो कि सीधा जू के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, वो सीधा अपने स्वॉर्ड को निकालते हैं और जू के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए सीधा चला जाता है। और ये देखने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जो पिंक बालों वाली लड़की होती है वो चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर आप कर सकते हो, मार डालो उस लड़की को। लेकिन हम जू को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा शांत लग रही होती है और उसे देखने से ऐसा लग रहा होता है कि वो पूरी तरह से रेडी उससे फाइट करने के लिए। और वो कहती है कि तो फिर ठीक है, अब तुम मुझे दिखाओ कि आखिर तुम्हारे पास है क्या। लेकिन हम देखते हो जो बंदा होता है वो जू से ना फाइट करते हुए आगे की ओर निकल जाता है, जिसे देखने के बाद जो जू होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और पीछे की तरफ कंफ्यूज होकर देखने लगती है। हम देखते हो जो बंदा होता है वो सीधा आके हमारे फैंग की गर्दन पे अपने स्वॉर्ड को रख देता है और हम देखते हैं सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए होते हैं। हम देखते हो जो बंदा होता है वो जू से कहता है कि लड़की अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं इसे हर्ट करूँ तो जल्द से जल्द सरेंडर कर दो। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा अजीब से शक्ल बनाते हुए उससे कहता है अरे भाई ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तो सिर्फ यहाँ पे खड़े होकर सभी चीजें देख रहा था। और ये सभी चीजें देखने के बाद जो उसका फ्रेंड होता है वो कहता है कि बहुत अच्छे, अब सभी चीजें हमारे कंट्रोल के अंदर है। फिर हम देखते हो जो पिंक बालों वाली लड़की होती है वो कहती है अब तुम सभी लोग इतना ज्यादा स्ट्रगल करना बंद कर दो और जल्दी से मर के नर्क में चले जाओ। फिर हम उस पहले वाले बंदे को देखते हैं जो कि जू से कहता है कि मुझे माफ कर देना है ऐसे डर्टी ट्रिक्स को चलने के लिए, लेकिन जो पालियो लैंड है उसका फेथ इटरनल वैली से कनेक्टेड है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। और ये सभी बातें सुनने के बाद जो जू होती है वो कहती है कि मैं कोई घोस्ट सेक्ट की सिरेन नहीं हूँ। और रही बात वो जैसे इतना कहती है कि वो जो पहले वाला बंदा होता है वो चिल्लाते हुए कहता है मैं कुछ भी तुम्हारे मुंह से सुनना नहीं चाहता हूँ, जो तुम्हारे कपड़े हैं और जो तुम्हारे मार्शल आर्ट्स है वो तुम्हारे आइडेंटिटी को पूरी तरह से एक्सपोज कर देता है, तो इसीलिए अब तुम चुप रहो। और उन सभी लोगों की बकबक सुनने के बाद जो फैंग होता है वो पूरी तरह से पक गया होता है और वो कहता है कि तुम सभी लोग अपनी बकवास बंद करो और तुम सभी लोग अब मेरी बात सुनो। मुझे नहीं पता है कि ये घोस्टर सेक्ट क्या है और मुझे ये भी नहीं पता है कि तुम दोनों के बीच में आखिर ऐसा क्या हुआ है, लेकिन कोई मेरे ऊपर ऐसे स्वॉर्ड पॉइंट करे ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हम देखते हैं जो फैंग होता है वो अपने सिर्फ एक उंगली से उसके स्वॉर्ड को पूरी तरह से तोड़ देता है। देखने के बाद वो जो बंदा होता है उसकी बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट जाती है और वो अपने मन में कहता है कि ये क्या है, इसने सिर्फ अपने फिंगर को फ्लिप करके मेरे स्वॉर्ड को पूरी तरह से तोड़ दिया। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो हंसते हुए धीरे से उसके सीने के ऊपर हाथ रखता है और उससे कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन तुमने गलत बंदे को पिक कर लिया है। और फिर हम देखते हैं उस बंदे के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है और फिर हम अगले ही सीन में देखते हैं जो फैंग होता है वो उसे थोड़ा सा ही धक्का देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा दूर जाके वो बंदा गिरता है। और ये देखने के बाद जो फैंग होता है वो खुद कंफ्यूज हो गया होता है और वो कहता है कि अरे ये क्या, मैंने तो ज्यादा जोर से धक्का भी नहीं दिया था। हम देखते हैं जो उसके दो चमचे होते हैं वो उसके पास जल्दी से जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो। हम फैंग को देखते हैं जो कि सोचते हुए कहता है कि मैंने अभी अभी इसको हराया है, लेकिन मुझे कोई भी लाइट एट्रीब्यूट्स नहीं मिला है। मुझे तो लगा था कि सभी एनिमी को हराने के बाद मुझे ये लाइट एट्रीब्यूट्स मिलेगा। फिर हम उस पहले वाले बंदे को देखते हैं जिसके चमचे उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। लेकिन हम देखते हो जो पहले वाला बंदा होता है वो तो अपने तलवार को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता है आखिर ये कैसे हो गया, मेरे मास्टर ने तो हाल ही में ही ये स्वॉर्ड मुझे दिया था। फिर हम जू को देखते हैं जो कि उस पहले वाले बंदे से कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देती हूँ कि ये जो बंदे तुम देख रहे हो ये मेरे से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। जू की ये बातें जैसे ही वो सुनता है हम देखते हैं वो फैंग को दोनों हाथों जोड़ के ग्रीटिंग्स देते हुए कहता है मेरा नाम बाई कैन गाई है और मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैं आप जैसे एक महान मास्टर को पहचान नहीं पाया, मैं तो यहाँ तक कि आपके ऊपर अटैक भी कर दिया, मुझे माफ कर दीजिएगा। वैसे क्या मैं आपसे आपके रीलम के बारे में पूछ सकता हूँ कि आप अभी कौन से रीलम में हो। और कैन गाई की ये सभी बातें सुनने के बाद जो फैंग होता है वो तो पहले आंख बंद के थोड़ी देर तक सोचता है और फिर हम देखते हैं उसके सर के ऊपर एक गोल्डन कलर का कोई चीज आ जाता है और वो एंसिस्टर चैन से पूछता है कि सीनियर क्या आप इसे देख के बता सकते हो कि अगर
आखिरकार ये कौन से रियलम वाला ऐसे चीजों को बना सकता है। हम देखते हैं जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो उस चीज को देखने के बाद कहते हैं कि एक कल्टीवेटर को बनने के लिए अनलाइटेड होना पड़ता है, लेकिन तुम तो सिर्फ एक मोर्टल हो। लेकिन ये जो ब्रिक है उसको देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम अभी टावर स्टेज रियलम पे हो। और ये बात जैसे वो तीनों के तीनों सुनते हैं, हम देखते हैं वो तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जो ब्राउन हेयर वाला बंदा होता है वो तो कहता है कि अगर ये टावर स्टेज में है फिर तो ये मास्टर हुआ। और उस ब्राउन हेयर वाले बंदे की ये बातें सुनने के बाद जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा शक्ल बनाते हुए कहते हैं, आखिर ये पिद्दी से बच्चे क्या क्या रहे हैं, एक टावर स्टेज रियलम का मास्टर बन सकता है। आखिर इस धरती पे ऐसा गलत क्या हो गया है जो कि इन लोगों को एक पिद्दी सा बेवकूफ लड़का मास्टर लग रहा है। फिर हम फैंग को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है कि आखिरकार इस दुनिया को हो क्या गया है, ये तो दुनिया बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है। 3000 साल लगते हैं एक सिविलाइजेशन को पैदा होने में, जबकि दूसरी ओर जो पहले वाला सिविलाइजेशन होता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो पिंक वाली लड़की होती है वो चिल्लाते हुए कहती है कि सभी लोग ध्यान से सुनो, इसकी बातों से बेवकूफ मत बनना। टावर स्टेज रियलम का ब्रिक होता है वो तो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, लिंग तुम्हें तो याद ही होगा। और ये सुनने के बाद जो लिंग होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि जो हमारा मास्टर है वो भी एक टावर स्टेज रियलम के मास्टर है, लेकिन उनका तो बहुत ही ज्यादा बड़ा था जबकि इसका बहुत ही ज्यादा छोटा था, बिल्कुल एक ब्रिक के जैसा। फिर हम देखते हैं जो पिंक बाल वाली लड़की होती है वो अपने पास से एक तलिस्मान को निकाल लेती है और वो फेंकी और फेंकते हुए कहती है, अभी क्या अभी इस फेक टावर स्टेज रियलम वाले बंदे का असली चेहरा दिखाती हो। हम देखते हैं जो तलिस्मान होता है वो सीधा जाके हमारे फैंग के सिर के ऊपर लग जाता है, जिसे देखने के बाद जो फैंग होते हैं वो एंसेस्टर चैन से पूछते हुए कहता है कि सर आखिर ये क्या है। और ये सुनने के बाद जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो फैंग से कहते हैं कि ये एक सोल डिवोरिंग एमुलेट है और ये गरीब बच्चों के लिए बस एक फिजूल खर्च है, लेकिन जो टावर स्टेज रियलम वाले बंदे होते हैं उनके ऊपर ये एमुलेट बिल्कुल भी काम नहीं करते। फिर जो पिंक बाल वाली लड़की होती है वो अपने बंदों से कहती है कि अब तुम सभी के सभी मुझे फॉलो करो, क्योंकि उनमें से अभी एक सोल डिवोरिंग एमुलेट की वजह से फ्रीज हो गया है। तो फिर चलो अब हम इनके ऊपर अटैक करते हैं, अब हम इनसे बहुत ही ज्यादा आराम से निपट सकते हैं। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो पहले तो बहुत ही ज्यादा आराम से अपने सिर के ऊपर से वो तलिस्मान को हटाता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हें किसने कह दिया कि मैं मूव नहीं कर सकता हूँ। और ये देखने के बाद जो तीनों होते हो तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हो और उनके मुंह खोले के खुले रह जाते हो। वो लोग बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये तो सच में एक टावर स्टेज रियलम का बंदा है। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करता है और वो कहता है कि मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ तो गलत है। फिर हम देखते हैं वो पिंक बाल वाली लड़की की ओर देखता है और हम फिर देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। हम देखते हैं जैसे उसको पंच लगने वाला होता है तो जो पहले वाला बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि जूनियर सिस्टर जरा संभल के। लेकिन हम फैंग को देखते हैं जो कि एक स्माइल करते हुए कहता है कि लड़की अब समय आ गया है बाहर आने का, तो अब जल्दी से बाहर आ जाओ। फैंग की ये बातें सुनने के बाद वो जो पिंक वाली लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा भयानक से स्माइल देती है। फिर हम देखते हैं फैंग का पंच जैसे उसको लगता है तो हम देखते हैं वो शीशे की तरह टूट फूट जाती है। और ये देखने के बाद जो उसके साइड के बंदे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जो कि फैंग के साइड वाले बंदे बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। फैंग को देखते हैं जो कि किसी चीज को देख के बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा होता है, तभी फैंग से कोई कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा रूड हो, तुमने तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से हर्ट कर दिया। और उस लड़की की ये बातें सुनने के बाद जो फैंग होता है वो घबराते हुए कहता है कि नहीं नहीं मिस, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो जो लड़की होती है वो फैंग से हंसते हुए कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर तुमने मुझे नोटिस कैसे कर लिया। और हमें बताते हैं कि ये जो लड़की है ये घोस्टर क्लैन की सिरेन है और इसका नाम यान वू यू है। और यान की ये बातें सुनने के बाद जो उसके बंदे होते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा हैरान ही हो जाते हैं। हम देखते हैं वो जो पहले वाला बंदा होता है उसके मुंह से तो ब्लड भी आने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है आखिर कैसे ये लड़की घोस्टर सेक्ट की सिरेन हो सकती है। फिर हम फैंग को देखते हैं जो कि हंसते हुए यान से कहता है कि तुम्हारा जो एक्टिंग और तुम्हारा जो इल्यूजन टेक्निक था वो भले ही तुम्हारे बंदों को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन मुझे नहीं, वो तो बहुत ही ज्यादा बेकार था। फिर वो जो पहले वाला बंदा होता है वो तो बिल्कुल सदमे में ही होता है। हम देखते हैं वो अपने मन में कहता है वायु क्लैन की डीमन है वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस होती है और इसे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा बेकार था। और ये सभी बातें सुनने के बाद जो यान होती है वो एक डेविल से लुक देते हुए फैंग से कहती है कि क्या कहा तुमने, मेरा जो एक्टिंग था वो बहुत ही ज्यादा बेकार था। जो फैंग होता है वो कहता है कि वेल अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जो तुम्हारा एक्टिंग था वो बहुत ही ज्यादा बेकार था, इतना ज्यादा बेकार कि मानो टट्टी हो। और फैंग की ये सभी बातें सुनने के बाद जो यान होती है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं रही होती है। लेकिन हम देखते हैं जो फैंग होता है वो बोलते ही जा रहा होता है और वो चुप नहीं हो रहा होता है। हम देखते हैं वो कहता है कि जो तुम्हारे स्वर का क्यों था और जो तुम्हारा तिलिस्मान था उससे साफ साफ पता चल रहा था कि जो कल्प्रिट है वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो। और फैंग की ये बातें सुनने के बाद जो यान होती है वो बहुत ही ज्यादा क्यूट सा लुक देते हुए कहती है तो फिर ठीक है, अब जब तुम्हें सच्चाई का पता चल ही गया है तो फिर अब मैं तुम्हें अपने
रियल एबिलिटीज दिखाती हो और दिखाती हो कि आखिरकार मैं क्या कर सकती हूँ। और हम देखते हो वो अपने कपड़ों से फैंग के ऊपर अटैक कर देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी से जाके फैंग को लगने ही वाला होता है। लेकिन हम देखते हैं जो फैंग होता है वो उसके सारे कपड़ों को पकड़ लेता है और उससे कहता है इसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि तुम मुझे हरा नहीं सकती हो। और ये सुनने के बाद जो यान होती है वो पीछे की तरफ मुड़ती है और एक स्माइल करते हुए फैंग से कहती है मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें हराऊंगी। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो उससे कहता है कि क्या कहा, क्या तुम अपना क्लॉथ का यूज कर रही हो मुझे स्टाइल करने के लिए। फिर हम देखते हैं जो यान होती है वो भागते भागते खाई की तरफ आ जाती है और हम देखते हैं उसके ठीक पीछे फैंग भी होता है जो उसे चिल्लाते हुए कहता है कि रुक जाओ, भागने का कोई फायदा नहीं है। लड़की, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो क्योंकि आगे भागने वाला अब कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन हम देखते हैं जो यान होती है वो वहां से जंप कर देती है, जिसे देखने के बाद जो फैंग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा हैरानी से कहता है तुम यहाँ से कूद रही हो, इसका मतलब तो ये है कि ये तुम्हारे भागने का रूट है। देखते हो जो लड़की होती है वो वहां से कूद जाती है और फैंग को बाय बोलते हुए कहती है कि बाय बाय बच्चे, और मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम यान है। हम देखते हैं फैंग उसके पास पहुंच गया होता है, लेकिन हम देखते हैं तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो गया होता है क्योंकि वो कूद गई होती है। और हम फिर देखते हैं वो अचानक से फ्लावर में बदल जाती है। फिर वो जो पहले वाला बंदा होता है वो फैंग से कहता है कि आखिर उस बायोडिमोनिस गर्ल ने आखिरकार वहां से जंप क्यों किया। हम देखते हैं जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज लग रहा होता है और वो अपने मन में कहता है कुछ तो अजीब है क्योंकि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कि वो मेरे पास में ही है। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो पीछे की तरफ मुड़ता है और वो अपने आंखों के पावर को एक्टिव कर लेता है। फिर हम देखते वो पैर की ओर देखने लगता है जिसमें से बहुत ही ज्यादा अजीब सा ऑरा निकल रहा होता है। लेकिन हम फैंग को देखते हैं जो कि पैर की ओर देखते हुए कहता है कि अब छुपना बंद भी कर दो और जल्दी से बाहर आ जाओ। और फैंग की ये बातें सुनने के बाद जो यान होती है वो पैर के पीछे से निकलती है और वो कहती है कि मुझे लगा था कि मैं तुम सभी लोगों को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाऊंगी। फिर हम जू को देखते हैं जो कि कहती है कि इस लड़की को तो बहुत ही ज्यादा पिटाई की जरूरत है। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है कि ये लड़की तो पूरी तरह से एक फेलियर है, ये तो सच में एक लूजर निकली। फिर हम देखते हैं उसके लेफ्ट साइड से जू कहती है कि आखिर तुम किससे बात कर रहे हो। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है कि अब कोर्स मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। और अपने लेफ्ट साइड में भी जू को देख के जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे दो जू होते हैं जो कि आपस में लड़े जा रहे होते हैं। एक कहती है कि तुम्हारी हिम्मत किसी मेरे जैसे अपेरेंस लेने की। और ये सुनने के बाद दूसरी वाली भी कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे अपेरेंस लेने की। और उन दोनों के बीच में हम फैंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सदमे में होता है। वो कहता है कि यहाँ पे दो जू क्या कर रही है और जो यान थी वो कहाँ पे गई। फिर वो पीछे की तरफ मुड़ता है और देखता है कि वहाँ पे यान नहीं है। और फिर वो कहता है कि जरूर सही इन दोनों में से कोई एक फेक होगी। फिर हम देखते हैं जो जू होती है वो दूसरे वाले जू के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि तुम नकली कहीं की। और ये सुनने के बाद जो दूसरी वाली भी होती है वो भी कहती है तुम नकली कहीं की। हम देखते हैं एक जू दूसरे जू को लात मारती है और दूसरे जू उससे डिफेंस करती है। फिर हम देखते हैं वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि ये लो अब तुम। हम देखते हैं वो दोनों ही आपस में बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ फाइट कर रहे होते हैं, जिन्हें एंसिस्टर चैन और फैंग देख रहे होते हैं। हम एंसिस्टर चैन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब सी शक्ल बनाते हुए फैंग को देख रहे होते हैं, क्योंकि जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर उन दोनों की फाइट का मजा ले रहा होता है। फिर हम देखते हैं जो जू होती है वो दूसरे जू को अपने बाइंडिंग वेब से पकड़ लेती है, लेकिन जो दूसरा जू होती है वो भी अपने बाइंडिंग वेब से दूसरे जू को पकड़ लेती है। फैंग को देखती है जो कि उन दोनों को ऐसा देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। और हम देखते हैं उसके नाक से बहुत ही ज्यादा ब्लड भी निकल रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो एंसेस्टर चैन होता है वो फैंग से कहते हैं तुम्हारे नाक से तो ये देखने के बाद ब्लड निकल रहा है। और हम फिर देखते हैं वो अपने रुमाल से उसके नाक को पोंछते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा वही याद है। फिर हम जू को देखते हैं जो कि दूसरे जू से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा करके उन्हें यकीन दिला दोगी कि तुम असली जू हो। ऐसा नहीं होने वाला है, अगर तुम ऐसा ही करती रहो ताकि तुम मुझे हराओगी कैसे। हम देखते हैं जो जू होती है वो दूसरे वाली जू की जो वेब होता है उसको बहुत ही ज्यादा टाइट कर देती है, जिसकी वजह से जो दूसरे वाली जू होती है उसके जो दो बड़े बड़े होते हैं वो बहुत ही ज्यादा दबने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी बहुत ही ज्यादा जोरों से चीख निकल जाती है। और हम फिर देखती है वो अचानक से गायब हो जाती है, जिसे देखने के बाद जो जू होती है वो कहती है कि आखिर तुम भाग कहाँ पे रही हो, अब तुम रुको अब। लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो गया होता है और वो वहां से गायब हो गई होती है, जिसे देखने के बाद जो जू होती है वो कहती है कि अरे नहीं, आखिरकार वो अब कहाँ पे गई, मैं बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो गई थी जिसकी वजह से वो यहाँ से भाग गई। फिर हम उस पहले वाले बंदे को देखते हैं जो कि फैंग से कहता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जान को बचाने के लिए। और नॉन बायो डिमोनिस बहुत ही ज्यादा इविल थी, अगर आप हमारी मदद नहीं करते तो अभी हम दोनों ब्रदर बहुत ही ज्यादा डेंजर में होते। फिर वो जो ब्राउन हेयर वाला लड़का होता है वो पहले वाले बंदे से कहता है कि सीनियर ब्रदर आपको आपकी बॉडी की हिफाजत करनी होगी, तो इसीलिए चलिए हम लोग वापस चलते हैं 1000 एथम वैली में। और ये सुनने के बाद वो जो पहले वाला बंदा होता है वो थोड़ा सा गुस्सा करते हुए उस बंदे से कहता है कि हम यहाँ पे आए हैं ताकि हमें कोई रास्ता मिले 1000 एथम वैली को सेव करने के। आखिर कैसे इतने ज्यादा छोटे जख्मों से हम ऐसे गिव अप कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं उन दोनों की ये बातें
बातें सुनने के बाद जो फैंग होता है वो एक लंबी सी सांस लेता है और फिर उसके पास जाके उससे कहता है कि लिटिल ब्रदर, अपने स्पिरिचुअल सेंस को यूज करो इस एरिया को फील करने के लिए, क्योंकि ये जो एरिया है ये पूरी तरह से एक वेस्ट लैंड है, यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए अब तुम अपने टाइम को वेस्ट करना बंद करो और अपने जख्मों के ऊपर ध्यान दो। फैंग की ये सभी बातें सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो तो पूरी तरह से सदमे में चला जाता है और वो कहता है कि क्या कहा, ये एक वेस्ट लैंड है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और हम फिर देखते हैं वो जल्दी से अपनी स्वॉर्ड निकाल के अपनी गर्दन पे रख लेता है और कहता है कि क्या हेवन सच में चाहता है कि जो हमारा थाउजेंड एथम वैली है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। और ये देखने के बाद जो उसका भाई होता है वो कहता है, सीनियर ब्रदर आप ऐसा मत करना, आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और ये सभी चीजें देखने के बाद जो फैंग होता है वो फिर से एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, देखने से ऐसा लग रहा है कि ये यंग बच्चे अपना होप पूरी तरह से खो दिए हैं और बहुत ही ज्यादा लाचार बैठे हुए हैं। फिर हम देखते हैं जो फैंग होते हैं वो उस पहले वाले बंदे से कहता है, ब्रदर मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने दो। और हम फिर देखते हैं जो फैंग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक स्माइल करते हुए उसके कंधे पे हाथ रखता है और उससे कहता है, जो वर्ल्ड है वो काफी ज्यादा बड़ा है, तो ये थोड़ी ना हो सकता है कि जो ट्रेजर्स है वो सिर्फ यहीं पे हो, बाकी जगहों पे भी तो ट्रेजर्स हो सकते हैं। ये सभी बातें छोड़ो, मुझे तुम ये बताओ क्या तुम्हें सच में लगता है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे थाउजेंड एथम वैल्यू को रिवाइव करने के लिए वो ट्रेजर्स है? और फैंग की ये सभी बातें सुनने के बाद जो बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान नजरों से फैंग को देखते हुए कहता है कि अगर ऐसा नहीं है तो आप ही बताओ कि आखिरकार जो थाउजेंड एथम वैली है उसका जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है? फैंग होता है वो एक एंजल की तरह बन जाता है और वो उस बंदे से कहता है कि जो थाउजेंड एथम वैली की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो वहाँ के लोग हैं। और बस ऐसे फैंग बहुत ही ज्यादा देर तक उसको ऐसे ही भाषण देते रहते हैं जो कि हमारे कोई काम का नहीं है, तो इसीलिए हम इसको स्किप करने वाले हैं। जब फैंग उसको पूरी तरह से ज्ञान दे देता है तो वो जो बंदा होता है वो फैंग से कहता है कि सीनियर मैं पूरी तरह से समझ गया। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो उस बंदे से कहता है, तो फिर ठीक है अब मुझे बताओ कि आखिरकार तुम क्या समझे हो? और हम फिर देखते हैं वो यहाँ पे फिर से वही ज्ञान की बातें चलने लगती है जिसको हम फिर से स्किप करने वाले हैं। अगर मैं इसी तरह से थाउजेंड एथम वैली में रहता रहा तो मैं बहुत ही ज्यादा परेशान रहूंगा, तो इसलिए जब मैं थाउजेंड एथम वैली में वापस जाऊंगा तो मैं चीफ डिसिपल के पोस्ट से रिजाइन कर दूंगा। और उस बंदे की ये बातें सुनने के बाद जो फैंग होता है उसको तो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से झटका लगता है और वो कहता है कि आखिरकार मैं इसको सिखा क्या रहा था और इसने सीख क्या लिया है। हम देखते हैं फैंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो अपने हाथ को उसकी ओर बढ़ाते हुए अपने मन में कहता है, अरे नहीं मैंने इससे इतनी सारी बातें शेयर की, इतना ज्यादा इसको ट्राई किया मोटिवेट करने के लिए, लेकिन ये तो कुछ और ही इसका मतलब निकाल लिया। सच में इसे अभी एक थप्पड़ मारना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं वो जो ब्राउन हेयर वाला बंदा होता है वो उस पहले वाले बंदे से कहता है कि सीनियर ब्रदर आप ऐसे रिजाइन नहीं कर सकते। सुवानु कोर थाउजेंड एथम वैली को कवरिंग कर रहा है तो जल्दी ये सभी चीजें खत्म हो जाएगी, अगर आपने इसे लीव कर दिया तो वैली का क्या होगा? और ये सही बातें सुनने के बाद जो फैंग होते वो हैरान होते हुए उनसे पूछते हुए कहता है कि आखिरकार ये थाउजेंड एथम वैली को हुआ क्या है और ये सुवानु कोर तुम्हें टारगेट क्यों कर रहा है? फिर वो जो पहले वाला बंदा होता है वो कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा लंबी कहानी है। जो सुवानु कोर है वो पूरी दुनिया को डोमिनेट करना चाहती है और उसका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा भयानक है। पुराने टाइम में सभी लोगों को मालूम है कि जो सुवानु है वो थाउजेंड एथम के ऑर्डर्स को फॉलो करती थी, जब तक कि 300 साल पहले का वो दिन नहीं आ गया जब चीफ्स एल्डेस्ट डिसिपल फेल्ड हो गया और क्लैन के सीनियर मेंबर्स मारे गए, नहीं तो वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए। और जैसे ही ये हुआ जो थाउजेंड एथम वैली था वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से टूट गया, वो यहाँ तक कि टॉप रैंक से सीधा बॉटम रैंक तक आ गया। तो इसीलिए जो सुवानु कोर्ट है वो इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहती है और तुम दूसरों को वार्न करने के लिए खुद मारे जाओगे। फिर हम देखते वो जो ब्राउन हेयर वाला बंदा होता है वो पहले वाले बंदे से कहता है, सीनियर ब्रदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आप थाउजेंड एथम वैली को लीव करते हो तो जो क्लैन है वो आपको टेररिस्ट घोषित कर देगी, फिर वही होगा जो 300 साल पहले चीफ डिसिपल के साथ हुआ था। और ये सभी बातें सुनने के बाद जो फैंग होते हैं वो थोड़ा सा अजीब सा शक्ल बनाते हुए कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बातों की वजह से जो सिचुएशन है वो और भी ज्यादा वर्स होती जा रही है। हम फैंग को देखते हैं जो कि सदमे में चला गया होता है और वो अपने मन में कहता है, अरे नहीं जब से मैं दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आया हूँ तब से सारी चीजें बहुत ही ज्यादा उलझी हुई है। मैं जब भी ट्राई करता हूँ दूसरों को विजडम और होप देने का तब चीजें पहले से भी बहुत ही ज्यादा वर्स हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी बातों की वजह से जो थाउजेंड एथम वैली है वो जल्दी ही तबाह हो जाएगी? क्यों मैंने सही कहा ना, शांत होना पड़ेगा, मुझे शांत होना पड़ेगा, अभी भी कुछ पॉसिबिलिटीज बाकी है। पहला पॉइंट तो ये है कि अगर मैं थाउजेंड एथम वैली को ज्वाइन करता हूँ तो वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहेगी मेरे लिए, लेकिन क्योंकि मैंने उसे कर्स्ड कर दिया है तो वो जल्दी ही तबाह हो जाएगा और मुझे डर है कि फिर वहाँ का एल्डर मुझे मारना चाहेगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि फिर मुझे स्वानु के साइड से इनविटेशन आएगा और फिर वो लोग मुझे पॉलिटिकल इश्यूज में इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन अगर मैंने एम्परर को गुस्सा दिला दिया फिर तो मेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। हम देखते हैं जो फैंग होते हैं वो एक कोने में बैठ जाता है, वो बहुत ही ज्यादा रोने जैसी शक्ल बनाते हुए कहता है कि ये दुनिया तो बहुत ही ज्यादा बुरी है, यहाँ तो मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, मैं कुछ भी करूँ, मैं कहीं भी जाऊँ, हर जगह मेरा मरना तय ही है। लेकिन फिर हम
हम देखते हैं जो फैंग होता है वो अपने ख्याली पुलाव से बाहर आता है और अपने आप को 2 झापड़ मारते हुए कहता है, शांत हो जाओ, ये सभी चीजें बस एक मिशन की जैसा ही है, मैं गेमिंग एम्परर जरूर से ही इसे कंप्लीट करूंगा। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो बाई के कंधे पे हाथ रखते हुए उससे हंसते हुए कहता है कि मुझे रहने के लिए एक जगह की जरूरत है, क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए सेंचुरी वैली में जाए, मैं शायद से तुम्हारे जगह को विजिट भी कर लो अपने रास्ते के बीच में, तुम मुझे बताओ ये कैसा रहेगा। और हमें बताते हैं कि जो बाई की नजरों में फैंग है वो बिल्कुल एक काइंड ग्रैंडफादर जैसा है। फिर हम देखते हैं जो बाई होते हैं वो तो फैंग की बातों से रोते हुए कहने लगता है, सीनियर आप मेरे इस उलझनों को सुलझाना चाहते हो सीनियर, मैं आपकी इस काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगा, अगर आपको फ्यूचर में किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस एक बार इस बाई को याद कर लीजिएगा, मैं बाई आपके लिए कुछ भी कर लूंगा, यहाँ तक कि पानी और आग से भी गुजर जाऊंगा। तो फिर ठीक है सीनियर, आप मुझे बताओ कि हम लोग यहाँ से कब जा रहे हैं। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो उसे कहता है, पहले मुझे थोड़ा सा प्रिपेयर करना है। और हम फिर देखते हैं एंसेस्टर चैन को जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और हम फिर उसके रियल बॉडी को देखते हैं जो कि गॉड्स ऑफ इंडियन वैली में सील हुआ होता है। हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं, गॉड डैम इट, मुझे सिर्फ उसका बॉडी ही नहीं बल्कि मेरी जो जितनी भी एनर्जी थी वो भी उस बंदे ने ले लिया और अब वो कचरा उन लोगों के साथ यहाँ से जाना भी चाहता है। और हम देखते हैं उनके हाथ में एक डॉल होता है जिसमें वो बहुत ही ज्यादा तेजी से नीडल्स घुसाने लगते हैं और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से कहते हैं कि अगर मुझे बस एक बार चांस मिल गया तो मैं उस बेवकूफ कचरे को एक अच्छा लेसन सिखाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं उनके पास कोई आता है जिसकी वजह से वो उसकी ओर देखने लगती है और उससे कहते हैं, 3 लैब्स हॉल के डिसेंडेंट यान अपना रिस्पेक्ट शो करो फाउंडिंग हॉल मास्टर के सामने। हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि यान होती है जो कि कहती है, एंसेस्टर चैन मैं आपको ग्रीटिंग्स देती हूँ। फिर जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो उससे कहते हैं कि छोटी बच्ची क्या तुम यान क्लैन के डिसेंडेंट हो। ये सुनने के बाद जो यान होती है वो कहती है कि मैं 41st जनरेशन हूँ यान क्लैन की, जो यान क्लैन का 3 लैब्स हॉल है वो फाउंडिंग एंसेस्टर का वेट कर रहे हैं। और ये सुनने के बाद जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो कहते हैं कि पूरे 3000 साल हो चुके हैं। और ये सुन के अच्छा लगे कि कुछ लोग अभी भी है जो कि 3 लैब्स हॉल में है। फिर जो यान होती है वो कहती है कि 3000 साल बीत चुके हैं और अब सीक्रेट रेलम भी ओपन हो चुका है, तो क्या आप मेरे साथ मोटल वर्ल्ड में आके इस चीज का फायदा उठाना चाहोगे। और यान को ऐसे बात करते हुए देख के जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो अपने मन में कहती है कि ये लड़की को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा प्लेफुल है लेकिन ये अपने एल्डर्स के सामने बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुली बात करती है। फिर वो यान से कहते हैं कि छोटी बच्ची ऐसा नहीं है कि ये सीक्रेट लैंड ने मुझे यहाँ पे ट्रैप करके रखा है, बल्कि ये जो तुम मेरे नीचे ये सील को देख रही हो इसने मुझे यहाँ पे कैद करके रखा हुआ है। वो जो BSD के था जिसने मुझे यहाँ पे सील करके रखा है वो सच में एक BSD के था। मैं इस ऑब्जेक्ट की वजह से ही नहीं यहाँ पे ट्रैप हूँ बल्कि ये जो सील है वो अपना एनर्जी भी मेरे से लेता है। इस सील को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो ये सील मेरे से ही लेता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ज्यादा पावर को एक्यूमुलेट करता हूँ, लेकिन ये जो सील है वो उसका 90% तो ले ही लेती है। और ये सुनने के बाद जो यान होती है वो कहती है कि ये तो सिर्फ आपके 90 भाग जितना ही इक्वल होगा। यान की ये बातें सुनने के बाद जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो एक लंबी सी सांस लेते हैं और वो अपने मन में कहते हैं, बात तो ये है कि जो मेरी बची कुछ एनर्जी थी वो उस फैंग ने एब्जॉर्ब कर लिया है। मैं तो यहाँ तक कि इसको इसके बारे में भी नहीं बता सकता, नहीं तो मेरी खुद की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम गॉड्स ऑफ इंडियन वैली के एग्जिट का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं सभी लोग पहुंच गए होते हैं। फिर जो फैंग होता है वो एंसेस्टर चैन और मिस चू से कहता है कि सीनियर मिस चू आप दोनों को मुझे छोड़ने आने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद जो जू होती है वो फैंग से कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आ रही हूँ बल्कि मैं तुमसे चिपकने आ रही हूँ ताकि मैं और भी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजों को खा सकूं, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो उससे कहता है, तो फिर आखिर तुम मुझे कुछ देर पहले ही मारना क्यों चाहती थी। और ये सुनने के बाद जो जू होती है वो कहती है कि तुमने मेरे डबलगैंगर को मार दिया था और उसके बाद उसे खा लिए थे। अरे हाँ अब मुझे याद आया, तुम तो सही कह रहे हो, मैं तो तुम्हें मारने वाली थी। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और रोते हुए कहता है, तुम ऐसी बातें कर करके मुझे बार बार डराओ मत। लेकिन तभी जो जू होती है वो सोचते हुए कहती है कि लेकिन अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो फिर मैं टेस्टी टेस्टी चीजें नहीं खा पाऊंगी। और इसकी ऐसी बातें सुनने के बाद जो फैंग होता है वो थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो कहता है कि ये तो इतनी भी ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, ये तो बेवकूफ निकली। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो फैंग से कहते हैं कि जो मॉन्स्टर होते हैं वो अपने स्ट्रेंथ की वजह से जाने जाते हैं, अगर वो अपने ब्रेन को यूज नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके पास ब्रेन नहीं है। जैसे ही तुम यहाँ से जाओगे तुम्हें ये बात पता चल जाएगा। और ये सुनने के बाद जो फैंग होते हैं वो एंसेस्टर चैन से कहता है कि हाँ आपने सही कहा, मैं सीक्रेट रेलम को छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं जो फैंग होते हैं वो एंसेस्टर चैन को बहुत ही ज्यादा जोरों से गले लगा लेते हैं और बहुत ही ज्यादा रोते हुए उनसे कहता है, सीनियर आप मेरा यहाँ पे इंतजार कीजिएगा, मैं जरूर से ही आपके लिए यहाँ पे वापस आऊंगा। और ये सुनने के बाद जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो कहते हैं कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो फैंग होते हैं वो वहाँ से जाते हुए सीनियर को बाय बोलते हुए कहता है कि सीनियर तो फिर ठीक है हम फिर मिलते हैं। ये सुनने के बाद जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो
वो कहते हैं कि जल्दी से यहाँ से निकलो और दोबारा यहाँ पे कभी मत आना। और फिर हम देखते हैं जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो उसको धक्का देके वहाँ से निकालना चाहते हैं, लेकिन हम देखते हैं जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो भी उस पोर्टल से बाहर आ जाते हैं और हम देखते हैं उन दोनों में गलती से किस हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों आपस से दूर हट के थू थू करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं जब वो दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है आखिरकार कैसे सीनियर बाहर निकल आए। और फिर जो गॉड्स अबेंडन वैली में जो रियल बॉडी होते हैं एंसेस्टर चैन का वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं ये क्या, मैं बाहर आ गया, अरे वाह मैं बाहर आ गया, मेरा जो स्पिरिचुअल रीइंकार्नेशन था वो फाइनली बाहर आ गया, ये एंसेस्टर फाइनली अब इस बेकार से जगह को छोड़ के जा सकता है। हम देखते हैं फिर वो अपने सर के ऊपर हाथ रख लेते हैं और बहुत ही ज्यादा एक इविल से स्मेल करते हुए कहते हैं अब पूरे 3000 साल हो चुके हैं, इतने समय के बाद मैं लू चेनहाई अब मैं फ्री हूँ। फिर हम देखते हैं जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो अपना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक तैयार करने लगती है और वो कहते हैं वो गुआंग आज मैं अपने आप को फाइनली फ्री महसूस कर रहा हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। हा 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 हा। और हम फिर देखते हैं वो अपने अटैक को उस फॉर्मेशन की तरफ फेंक देते हैं और वो अटैक जैसे ही जाके उस फॉर्मेशन को लगते हैं हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा ब्लास्ट होता है, लेकिन हम देखते हैं वो जो फॉर्मेशन होता है वो टूटता नहीं है, जिसे देखने के बाद वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर जो यान होती है वो फॉर्मेशन की ओर देखते हुए एंसेस्टर से कहती है एंसेस्टर जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। और ये सुनने के बाद जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो उस फॉर्मेशन की ओर देखती है और बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि अरे नहीं। फिर हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए यान से कहते हैं कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और हम फिर देखते हैं उस फॉर्मेशन में से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग आके सीधे एंसेस्टर चैन के ऊपर गिरता है और उस लाइटनिंग से जो यान होती है वो बहुत ही ज्यादा बाल बाल बचती है। यान को देखते हैं जो कि एंसेस्टर चैन की ओर देखते हुए कहती है कि एंसेस्टर चैन क्या आप ठीक हो। हम देखते हैं जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो अभी भी जिंदा होते हैं और वो खांसते हुए कहते हैं वो गुआंग तुम्हारे पास इस एंसेस्टर को ट्रैप करने का एबिलिटीज है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास मेरे से फाइट करने का भी एबिलिटीज होगा। हम यान को देखते हैं जो कि एंसेस्टर चैन को देख के बहुत ही ज्यादा अजीब से शक्ल बना रही होती है, जिसे देखने के बाद जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो उनसे कहते हैं तुम परेशान मत हो, ये छोटी मोटी ट्रिक्स मेरा कुछ भी नहीं कर सकती है। और फिर हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा अजीब से शक्ल बनाते हुए अपने मन में कहते हैं जो मेरा स्पिरिचुअल रीइंकार्नेशन था वो इस जगह को लीप करके जा पाया, लेकिन मैं अभी भी इस फॉर्मेशन में ट्रैप हूँ, कहीं इन सभी चीजों का लेना देना फैंग से तो नहीं है। फिर जो यान होती है वो थोड़ा सा उदास शक्ल बनाते हुए कहती है कि मैं एंसेस्टर चैन से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी से गुजर के यहाँ तक आई हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो चीजें वो ऐसे खत्म हो जाएगी। और ये सुनने के बाद जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो उनसे कहते हैं बच्ची भले ही मैं तुम्हारे साथ यहाँ से जा नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ टिप्स दे सकता हूँ जिसकी मदद से तुम स्ट्रांग हो सकती हो। उसके बाद फिर यान फैमिली को और भी ज्यादा एक्सपर्ट्स मिलेंगे। यान जैसे ही ये बात सुनती है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंसेस्टर। फिर जो एंसेस्टर चैन होते हो कहते हैं तो फिर ठीक है, अब तुम फ्लोटिंग ड्रीम ऑफ 3 लाइफ सीखने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन फिर तुम्हें मेरा काम भी करना होगा। जैसे ही मैं तुम्हें ये टेक्निक सिखा देता हूँ फिर उसके बाद तुम्हें फैंग को एक अच्छा सा लेसन सिखाना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन फैंग की ग्रुप को देखते हैं जहाँ पे कोई कहता है सीनियर फैंग हम लोग स्टार फैंग सिटी में पहुंच गए हैं। फिर हम बाई को देखते हैं जो कि कहता है जूनियर सिस्टर हमारे साथ स्टार सैंड सिटी तक ही थी जब तक कि उस डीमन ने उसकी आइडेंटिटी को नहीं ले लिया। बाई की यह बातें सुनने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है कि जो डिमोनिस थी वो हमारे साथ ही थी, तो अभी भी एक चांस है कि जो जूनियर सिस्टर है वो अभी भी सही सलामत हो। तो अगर वो अभी भी जिंदा होगी तो जो डिमोनिस है उसने जरूर से स्टार सैंड सिटी में उसको कहीं पे छुपा के रखा होगा। तो मुझे बताओ कि जो तुम्हारी जूनियर सिस्टर थी वो दिखने में कैसी थी, उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी, और मुझे और भी बाकी सारी चीजें उसके बारे में बताओ ताकि जो डिमोनिस है वो हमें फिर से बेवकूफ न बना सके। और ये सुनने के बाद जो बाय होता है वो कहता है कि फैंग कुछ लोग होते हैं जो कि बचपन से ही बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और साइलेंट होते हैं। और बाय की ऐसी बातें सुनने के बाद जो फैंग होता है वो समझ जाता है और बहुत ही ज्यादा अजीब से शक्ल बनाते हुए कहता है कि कहीं तुम अपने बारे में तो बात नहीं कर रहे हो ना। फिर हम देखते हैं जो बाय होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हुए कहता है कि जो जूनियर सिस्टर थी उसकी अपीयरेंस बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग थी, वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और बहुत ही ज्यादा काइंड थी। फिर तो यहाँ तक कि कोई भी हो, एल्डर्स हो या ऑर्डिनरी डिसिपल्स, कोई भी उसके सामने कुछ नहीं थे। जूनियर सिस्टर जितना केयरिंग कोई भी नहीं था। फिर हम देखते हैं दोनों भाई छक्को जैसी शक्ल बनाते हुए कहते हैं कि जो जूनियर सिस्टर थी वो पूरे सेक्ट में 3rd रैंक पे आती थी मोस्ट वांटेड टू बी डेटेड की लिस्ट में, तो इसीलिए हमें जूनियर सिस्टर को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। लेकिन तभी वो जैसे ही बाहर की साइड देखती है तो हम देखते हैं वहाँ पे उनकी जूनियर सिस्टर होती है जो कि उनसे कहती है तो आखिरकार मैंने तुम सभी लोगों को ढूंढ ही लिया। सीनियर ब्रदर आप भाग के कहाँ पे चले गए थे, आपने तो मुझे यही स्टार सैंड सिटी में ही छोड़ दिया था। और उसको वहाँ पे देख के वो जो दोनों भाई होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरान होते हुए कहते हैं कि सिस्टर लिंग
सिस्टर लिंग, क्या ये तुम हो? क्या तुम सच में सिस्टर लिंग हो? कहीं तुम फिर से वो डिमोनिस तो नहीं हो ना? क्यों, मैंने सही कहा ना? और उन दोनों की ये सही बातें सुनने के बाद जो लिंग होती है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रही होती है और उन दोनों से कहती है, आखिर तुम दोनों किसके बारे में बात कर रहे हो? मुझे तुम दोनों का एक भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम दोनों अच्छे से समझा सकते हो? फिर हम मिस जू को देखते हैं जो कि कुछ सूंघ रही होती है, जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो उससे पूछते हुए कहता है कि मिस जू, आखिर तुम क्या सूंघ रही हो? और ये सुनने के बाद जो जू होती है वो कहती है कि उससे सूंघने से ऐसा लग रहा है कि वो कोई डिमोनिस है। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो अपनी आंखों के पावर को एक्टिवेट कर लेता है और लिंक की ओर देखते हुए जू से कहता है, तो फिर ठीक है, मुझे अब उसको एक बार देख लेने दो। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो लिंक को बहुत ही ज्यादा अच्छे से घूर घूर के देखने लगता है, जिसे देखने के बाद जो एंसेस्टर चैन होती है और लिंक होते हैं वो दोनों एक साथ अपने मन में कहते हैं, अरे नहीं, ये तो अपने फ्लोटिंग ड्रीम ऑफ 3 लैब्स को यूज कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अब इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि अब ये मुझे नहीं देख सकता है। फिर जो जू होती है वो फैंग से पूछते हुए कहती है कि क्या लगता है कि वो डिमोनिस है या नहीं? फिर फैंग उसको कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो एक डिमोनिस है। फिर हम देखते हैं जो जू होती है वो खुद को ही सूंघते हुए कहती है कि क्या सभी औरतें सेम तरह के ये स्मेल करते हैं? फिर हम देखते हैं जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो अपने मन में सभी चीजों को याद करते हुए कहते हैं, तो देखने से ऐसा लग रहा है कि मैंने जो उस लड़की को ट्रेनिंग दिया था वो अब काम आ रहा है। फिर हम बाय को देखते हैं जो कि जूनियर सिस्टर से कहता है, जूनियर सिस्टर, आखिर तुम यहाँ पे कैसे आए? और वो जो डिमोनिस थी उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? क्यों, मैंने सही कहा ना? मास्टर ने ये नहीं कहा था कि जो एक्सप्लोरेशन है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होने वाली है, तो मैं स्टार्स एंड सिटी में ही रह जाओ? और इन सभी चीजों का डिमोनिस से क्या लेना देना है जो तुम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे? फिर हम देखते हैं जो बाय होता है वो थोड़ा सा परेशान होते हुए फैंग की ओर देखते हैं, लेकिन हम देखते हैं फैंग उसको आगे से इशारा करते हुए कहता है कि सभी चीजें ठीक है, ये कोई डिमोनिस नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं जो बाय होता है वो चैन की सांस लेते हुए कहता है, चलो अच्छा है कि ये जूनियर सिस्टर लिंग है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे की बात है कि तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। जैसे ही मैं थाउजेंड एथम वैली में जाऊंगा उसके बाद मैं उसको रिजाइन कर दूंगा। मैंने अपना खुद का रास्ता ढूंढ लिया है तो इसीलिए मैं उसको रिजाइन कर दूंगा। और ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि क्या कहा, सीनियर ब्रदर रिजाइन करने वाले हैं? और उसके बाद वो फेंट हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों ब्रदर कहते हैं, सिस्टर लिंग तो फेंट हो गई है। और ये सुनने के बाद जो बाय होता है वो कहता है, सिस्टर लिंग को तो सच में कोई सरप्राइजेस पसंद नहीं है, जल्दी से कुछ पिल्स इसको दो। और ये सभी चीजें देखने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है कि हमें इसके ऊपर और भी ज्यादा नजर रखना होगा। और ये सुनने के बाद जो जू होती है वो कहती है, फैंग, मुझे नहीं लगता कि ये सरप्राइज भी हुई थी। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हम लिंग को देखते हैं जिसको होश आ गया होता है। फिर वो बाय से कहती है, सीनियर ब्रदर, आप थोड़ी देर पहले मजाक कर रहे थे, क्यों, मैंने सही कहा ना? फिर जो बाय होता है वो कहता है कि वो कोई मजाक नहीं था, जैसे ही मैं एक बार सेक्ट में पहुंच जाऊंगा तो ये बात मैं खुद से ही अपने मास्टर को कह दूंगा। चलो अब इस बारे में और भी ज्यादा बात नहीं करते हो और मैं तुम्हें इन लोगों से मिलाता हूँ जो कि मुझे गॉड सेवेंडेड वैली में मिले थे। जो राइट साइड में बैठे हुए है वो सीनियर फैंग है और वो एक डाओ स्टेज मास्टर है। और जो लेफ्ट साइड में बैठी हुई है उनका नाम जू है जो कि सीनियर फैंग की कंपेनियन है। फिर हम देखते हैं जो बाय होते हैं वो एंसेस्टर चैन को गौर से देखने लगते हैं और फिर वो कहता है कि ये जो मिडिल में बैठा हुआ है ये शायद सीनियर फैंग के पेट है। और ये बात जैसे एंसेस्टर चैन सुनते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और फिर वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या तुम मरना चाहती हो, मेरा नाम चेन हाई है। फिर तभी हम देखते हैं जो लिंग होती है वो फैंग से कहती है कि सीनियर फैंग, क्या आपके पास एक पार्टनर है? और लिंग की ये बात सुनते हैं जो वो दोनों ब्रदर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और बहुत ही ज्यादा पसीने उनके छूटने लगते हैं। और लिंग की ये बात सुनने के बाद जो फैंग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसको मना करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मेरे पास कोई भी पार्टनर नहीं है। फिर जो जू होती है वो भी खुश होते हुए कहती है, फैंग, क्या मैं एक पार्टनर खा सकती हूँ? और फिर फैंग की बातें सुनने के बाद जो लिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि हाँ हाँ, मुझे दिख रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे की बात है। लेकिन हम देखते हैं वो दोनों भाई को जो कि बहुत ही ज्यादा सदमे में चले गए होते हैं। उसकी ऐसी हरकतें देखने के बाद जो फैंग होते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो अपने दांत बाहर निकालते हुए कहता है कि क्या वो मेरे अंदर इंटरेस्टेड है? फिर हम एंसेस्टर चैन को देखते हैं जो कि एक ही बिल से स्माइल देते हुए कहते हैं, तुम फैंग परवर्ट कहीं कि अब तुम तैयार हो जाओ मेरे ट्रैप में फंसने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम थाउजेंड एथम वैली का सीन देखते हैं जहाँ पे कोई चिल्लाते हुए कहता है, तुम बाय कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसी, तुम टेरिटर हो। हम सेंचुरी वैली के रिसेप्शन हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पे कोई बंदा बाइक के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि आखिरकार तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है कि ये एक टेरिजन है? फिर हमें बताते हैं कि ये जो बंदा है ये थाउजेंड एथम वैली का हेड है और इनका नाम ली साओ है और ये बाइक का मास्टर भी है। और हम बाइक को देखते हैं जो कि अपने मास्टर की ये सभी बातें सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है, लेकिन वो कहता है कि हाँ, मुझे ये सभी बातें पता है। तो जो हमारा एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सही लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो आप सही लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आप सभी लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।